ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके। चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। 400 सीट जीतेंगे, क्या मतलब भाई? क्या है तुम्हारे पास? इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। दो 2024 का बैटल मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस खड़गे, मोदी वर्सेस ममता या मोदी वर्सेस नीतीश, मोदी वर्सेस इंडिया या अलग अलग राज्यों के सूरमा अपनी सियासी चाल से अपने अपने गढ़ में मोदी के विजय रथ को रोकेंगे। चौबीस के सियासी महाभारत का शंखनाद हो गया है। एक चेहरे के खिलाफ कई चेहरे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? मंदिर और मुसलमान, सुरक्षा वर्सेस बेरोजगारी, सांसदों का निलंबन वर्सेस मिमिक्री या ईमानदारी वर्सेस भ्रष्टाचारी। 24 फेस व्यक्ति विशेष में इसी सवाल को आज हम समझेंगे कि किन मुद्दों और चेहरों को आगे कर विपक्ष दिल्ली विजय की तैयारी कर रहा है। सर्वे क्या कह रहे हैं और समीकरण किसके साथ है? संसद भवन से लेकर जंतर मंतर तक हाल की तस्वीरों को देखें तो राहुल गांधी विरोध के स्वर के सारथी हैं। जब संसद में कलर स्मोक छोड़ा गया तो राहुल वहीं मौजूद रहे। निलंबित सांसदों के साथ संसद भवन के बाहर न सिर्फ खड़े रहे बल्कि वीडियो बनाते दिखे। जंतर मंतर पर हुए इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में भी राहुल गांधी पीछे नहीं थे। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। राहुल गांधी एमपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद भी बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर जोर और लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन में बैठा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। कांग्रेस राहुल की छवि मजबूत करने के लिए हर एक मौके का इस्तेमाल कर रही है। 13 दिसंबर की इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने राहुल को निडर जननायक बना दिया। कांग्रेस समर्थकों ने एक्स पर राहुल की इस तस्वीर के साथ लिखा, जब संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक सीना तान कर खड़े थे। कांग्रेस एक तरफ राहुल गांधी की छवि गढ़ने में जुटी थी, तो दूसरी तरफ संसद में चूक को बेरोजगारी से जोड़कर एक बड़ा मुद्दा बना दिया और दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। 2 बजे तक स्थगित की जाती है। विपक्ष सुरक्षा चूक पर पीएम मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा था। वे तख्तियां दिखा रहे थे। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हो रही थी। सदन का कामकाज न होने देने की वजह से लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 यानी कुल 14 सांसदों को निलंबित किया गया। इस निलंबन के बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ।
कई सांसद आसन तक पहुंच गए, जिसके बाद 18 दिसंबर को लोकसभा के 33 और राज्यसभा से 45 यानी कुल 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। 19 दिसंबर को भी सांसदों पर एक्शन जारी रहा। 19 दिसंबर को लोकसभा से 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया। 20 दिसंबर को 2 लोकसभा सांसद निलंबित हुए। 14 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच हंगामे की वजह से लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 46 सांसद यानी कुल 146 सांसद सदन से बाहर कर दिए गए। एक्शन के विरोध में निलंबित सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की और राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी को निशाने पर लेकर मामले को जातीय सम्मान से जोड़ दिया। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए। तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। मिमिक्री का वीडियो बनाने की वजह से राहुल गांधी इस विवाद के केंद्र में आ गए और बीजेपी नेताओं ने उन्हें निशाने पर ले लिया। संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसके वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, क्या वो स्वीकार है? इस पूरे मामले में मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद से भी ज्यादा जिक्र राहुल गांधी का हुआ और राहुल ने भी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जितनी आप नफरत फैलाओगे उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा। उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो 20 वर्ष से तो इतना द्वेष है, वो सब दिखाते जाते हैं। कांग्रेस पार्टी is not responsible when they are in power and most irresponsible when they are opposition. 13 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक पूरी राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। इंडिया गठबंधन में किसी नेता को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अंदर की राजनीति का केंद्र राहुल गांधी ही है। राहुल का डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज से उसका छवि बहुत कभी कभी नुकसान होता है, ये तो बात सही है। लेकिन इसमें तो राहुल गांधी से वीडियो उठा रहे थे कि ये मुद्दा बाकी और ज़्यादा नहीं चलेगा, इसलिए राहुल के ऊपर इसका असर ज़्यादा नहीं होगा। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। इस बैठक में ममता बनर्जी के एक प्रस्ताव से सियासी हलचल बढ़ गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 में विपक्ष का पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव रखा।
ममता ने सीट बंटवारे की निगरानी के लिए भी खड़गे को कमेटी का संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए। ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले सभी लोगों को जीत कर आना है, जीत के लिए क्या करना है उसके बारे में सोचें। कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये बात की बात है। सांसद अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। खड़गे जी को प्रधानमंत्री का फेस बनाने का मतलब मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि अलायंस में किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम श्योर शॉट जीतेंगे। दिस इज वन थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर अलायंस नहीं जीतती है या हार बड़ी करारी होती है, बहुत स्ट्रांग अगर हार इनकी होती है, तो एक फेस सेविंग का भी ये यहाँ पे इन लोगों के लिए एटलीस्ट ममता बनर्जी का फेस तो बदनाम नहीं होगा ना वहाँ पे। अगर ममता बनर्जी को फेस बनाया जाए पीएम का और ये अलायंस जो है फेल्योर हो जाए, हार जाए चुनाव में, तो सारा का सारा ठीकरा ममता बनर्जी के ऊपर फूटेगा और उनकी फिर बंगाल की राजनीति भी असर करेगी। यही रीज़न है कि आप बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अगर उनको बनाया जाए और अलायंस अगर हार जाए तो उनकी जो स्टेट की राजनीति है वो भी बहुत बुरी तरीके से हैम्पर करेगी। तो अपने स्टेट की राजनीति को बचाने के लिए सब लोगों ने मिल करके खड़गे जी को किया है और राहुल गांधी भी बच जाए। ममता के प्रस्ताव का समर्थन सिर्फ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। उसके पीछे उनकी राजनीतिक ये सोच है कि दलित वर्सेस ओबीसी, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर जगह अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं पिछड़ा, तो उसकी एक काट के तौर पर उसको देखा जा सकता है। जेडीयू नेता ममता के इस प्रस्ताव से बचते दिखे। ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय हो। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं, बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इंडिया गठबंधन में कई दल खड़गे और नीतीश कुमार को 24 का फेस बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या जनता भी यही सोचती है? पब्लिक का मूड समझने के लिए दिसंबर 2023 में एबीपी सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया। हमने जनता से पूछा, मोदी के खिलाफ कांग्रेस में कौन नेता मजबूत, कांग्रेस में जनता की पसंद कौन है? जनता का जवाब ममता बनर्जी के प्रस्ताव से अलग था। 27% लोग राहुल गांधी को फेस बनाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 14% लोगों की पसंद हैं। अरविंद केजरीवाल 12%, नीतीश कुमार 10%, ममता बनर्जी 8% और शरद पवार 5% की पसंद हैं, जबकि 24% ने किसी का नाम नहीं लिया। इस सर्वे का विश्लेषण करने पर जो तस्वीर सामने आती है उसमें नीतीश खड़गे नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में नजर आते हैं। कांग्रेस भी यही चाहती है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है और अपोजिशन मिलजुल कर काम भी नहीं कर पा रही है, तो मोदी का विकल्प तो कोई है ही नहीं। बीच में बात हुई थी नीतीश कुमार की, वो सब बातें भी अधूरी हो गई हैं और इस तरह का कोई बड़ा नेता हमें दिखता नहीं है। जहाँ तक राहुल जी की बात है तो राहुल जी के ऊपर भी जनता का विश्वास उस तरीके से तो नहीं जिस तरीके से मारा जा रहा था। लेकिन ये आंकड़े एबीपी न्यूज और सी वोटर के पहले ओपिनियन पोल में तब बदल गए जब मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़कर इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं के बारे में राय मांगी गई। पहले ओपिनियन पोल में सवाल था, विपक्षी गठबंधन का चेहरा किसे बनना चाहिए? सर्वे में शामिल जनता ने राहुल गांधी को नंबर 1 पर रखा। राहुल 34% लोगों की पसंद है। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में 13% लोग हैं। नीतीश के पक्ष में 10% जनता। ममता बनर्जी 9% लोगों की पसंद है, जबकि सर्वे में शामिल 34% लोगों ने कहा कि वो नहीं जानते कि विपक्ष से कौन बेहतर फेस है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठकों में अभी तक खुलकर राहुल गांधी को फेस बनाने का जिक्र नहीं किया है। मिलकर मोदी से मुकाबला करने की बात जरूर करती है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस हर मोर्चे पर राहुल गांधी को आगे करती है। राहुल गांधी की मजबूत दावेदारी के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने की तैयारी में है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का जिक्र किया। जनवरी के दूसरे हफ्ते से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होने वाली है। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support.
भारत जोड़ो की जो दूसरा संस्करण है यात्रा का, ये मुझे नहीं लगता कि सही समय पे शुरू किया हुआ काम है। और ख़ास तौर से इस समय जब आपके साथ में चुनाव अभी सर पर है और चुनाव की तैयारी आपको करनी है, रणनीतिक तैयारी करनी है, संसाधनों की तैयारी करनी है, ऐसे में आप यात्रा करना मुझे नहीं लगता कि बहुत उपयोगी होगा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 दक्षिण से उत्तर तक गई। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पूरब से पश्चिम तक जाएगी, यानी राहुल गांधी अरुणाचल से गुजरात तक यात्रा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसमें पूर्वोत्तर के ओडिशा, बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों पर खास फोकस करने को कहा गया है। कोई भी नेता अगर ट्रेवल करता है, आप ये देखिए राम मंदिर का जो मुद्दा है, कभी उसके लिए रथ यात्रा निकाली गई थी, कनेक्ट करने के लिए, पॉलिटिक्स को पब्लिक के बीच में कनेक्ट करने के लिए, ताकि पब्लिक ये समझे कि ये हमारे नेता हैं, ये जो बोल रहे हैं वो हमारे मुद्दे हैं, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हिंदी बेल्ट में, यूपी वगैरह में स्थिति इतनी कमज़ोर है कांग्रेस की कि जहाँ पे पदाधिकारी हैं, तो हो सकता है वो विक्ट्री में ट्रांसफॉर्म तो ना हो पाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बेनिफिट मिलता चला जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी। 29 जनवरी को कश्मीर के श्रीनगर में ये यात्रा समाप्त हुई। राहुल गांधी ने 12 राज्यों से होकर 4080 किलोमीटर की दूरी तय की। ये यात्रा 136 दिन में पूरी हुई। सवाल है कि इस यात्रा से राहुल या कांग्रेस को फायदा क्या मिला? क्या चुनावों में इसका असर दिखा? क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में जनता पहुंची? भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 उन 4 राज्यों से होकर गुजरी जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए। 4 राज्यों में से 2 में कांग्रेस जीती और बीजेपी ने 2 में विजय हासिल की। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। कर्नाटक की 20 विधानसभा क्षेत्रों से होकर राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी। चुनाव में इसका असर भी दिखा। 20 में से 15 सीटें कांग्रेस की झोली में आ गई। जेडीएस को 3 और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। जो राहुल गांधी एक व्यक्ति था, जिसकी एक इमेज एक नॉन सीरियस व्यक्ति की थी, जब वो एक इतनी लंबी यात्रा में निकले तो उनको एक भारतीय राजनीति में या उनकी ही अपनी पार्टी के अंदर उनको एक नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। ये तो उनको फायदा हुआ ही इस यात्रा का। तेलंगाना के 7 जिलों से होकर राहुल गुजरे थे। इन जिलों में विधानसभा की कुल 41 सीटें हैं, जिनमें से बीआरएस को 21, कांग्रेस को 11, एआईएमआईएम को 7 और बीजेपी को 2 सीटें मिली। इन आंकड़ों को देखने से लगता है कि यात्रा का असर ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन सीधे तौर पर कवर की जाने वाली 19 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने सबको पीछे छोड़ दिया। 19 में से 9 सीटें कांग्रेस को मिली, बीआरएस को 6, एआईएमआईएम को 3 और बीजेपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का असर नहीं दिखा। एमपी के 7 जिलों में राहुल ने पदयात्रा की, 33 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो 33 में से 27 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं दिखा। राजस्थान के 6 जिलों से राहुल गांधी ने यात्रा की। इन 6 जिलों में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने 21 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सीधा संपर्क किया। नतीजे आने पर 21 में से 17 सीटें बीजेपी के पास चली गईं और सिर्फ 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत नसीब हुई। अगर ये देखा जाए तो दक्षिण में इस यात्रा का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, खासकर तेलंगाना और कर्नाटक में, लेकिन राजस्थान में भी काफ़ी जगह से गुजरी थी और कांग्रेस वहाँ पर जीत नहीं पाई। तो उस तरह से नफा नुकसान देखेंगे तो कहीं हुआ और कहीं नहीं। कांग्रेस राहुल गांधी की दूसरी यात्रा शुरू करने से पहले संघ के गढ़ नागपुर में बड़ी रैली करने की तैयारी में है। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस को मनाने के लिए नागपुर को चुना गया है। 28 दिसंबर को नागपुर में विशाल रैली होनी है और यहीं से 2024 का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। अगर उसको अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए पब्लिक के बीच में जाना ही पड़ेगा। यात्राएं हमेशा करना फायदेमंद होता है, लेकिन इस मौसम में, इस समय
ये करना मुझे नहीं लगता कि बहुत उपयोगी साबित होगा, ना पार्टी के लिए ना नेताओं के लिए। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पैसे का इंतजाम भी कर रही है। डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग प्रोग्राम के माध्यम से कांग्रेस पैसा जुटा रही है। कांग्रेस यूपी से लेकर बिहार तक दक्षिण, पूरब और पश्चिम के राज्यों में गठबंधन पर फोकस कर रही है। खड़गे की अगुवाई में राहुल की इमेज को तराशा जा रहा है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, 2024 में मोदी के मुकाबले कौन, खड़गे, नीतीश या राहुल गांधी? अगर राहुल 24 के फेस होते हैं तो क्या मोदी को जीत की हैट्रिक बनाने से रोक पाएंगे?